न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। वैसे गम का माहौल है क्योंकि सरखेज और जुहापुरा में लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और लोगों को बेघर किया जा रहा है। लेकिन फिर भी आज अपने बात की शुरुआत मैं एक शेर से करना चाहता हूं। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। जो मुस्लिम आज बेघर हो गए हैं वो रो तो रहे हैं, लेकिन इंसाफ के लिए किसके पास जाएं वो उनको पता नहीं। बीते कुछ दिनों से जुहापुरा सरखेज फतेहवाड़ी में जिस तरीके से डेमोलेशन का काम चल रहा है, मुस्लिम लोगों को सहारा देने के लिए एजाज खान, कौसर अली जैसे कई सामाजिक कार्यकर्ता नजर तो आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े सरकार जो तानाशाही कर रही है, क्या ये चंद लोग उनके सामने आवाज उठा सकते हैं? क्या ये चंद लोग उन लोगों को इंसाफ दिलवा सकते हैं? बड़े सवाल है और इन्हीं तमाम सवालों को लेकर बातचीत करने के लिए कौसर अली सैयद के पास पहुंचे हैं। उन्हीं से बातचीत करते हैं। कौसर भाई, कल मैंने देखा कि सुबह से आप लगातार लगे थे वहां पर। क्या ऐसी कमी रही कि आप लोगों की जो लड़ाई रही वो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई? एक्चुअली मकरबा टीपी 84A का जो मसला था वो पिछले 2010 से ये मामला चल रहा था। मकान तो 2006-07 से बनना शुरू हुए, एक मकान, दो मकान, इस तरह से वो मकान बन रहे थे। बनते बनते जब मकान बन गए, लोगों के हफ्ते पूरे हो गए, 2011 तक उनको डॉक्यूमेंटेशन, उनको वेचान करार करा गया। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुए। तो असल में 62 लोग जो पिटीशन किया था, अलीपुर हाउस जो टीपी 84 का एक रोड वहां से निकलता है, तो उसको तो डिमोलिशन होना ही था, वो कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन 2017 से जो हम ऑल्टरनेट जगह की डिमांड कर रहे थे तो वो फौरी तौर पर बच रहा था। लेकिन आज गुजरात समाचार में भी उसकी खबर आई कि कॉरपोरेशन ने अपनी जवाबदारी कंप्लीट नहीं की और इतने टाइम तक इसको तोड़ा नहीं। 2018 में ये टीपी बन गई थी। तब से हम एहतजाज कर रहे थे कि भाई आपको डेवलपमेंट के लिए जगह चाहिए, आप ले लीजिए, क्योंकि जो जिसने मकान लिया है वो तो दरअसल में विक्टिम है। जो कल्प्रिट हैं, जो बिल्डर हैं, औडा के अधिकारी हैं, कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं, जिन्होंने वो मकान बनने दिया और बनने के बाद तक कोई डिमोलिशन की कार्यवाही नहीं की। जैसे ही लोगों के पास पोजीशन आया और पैसे उन्होंने चुकते कर दिए, उसके बाद से ये डिमोलिशन का काम शुरू हुआ। लेकिन आखिरी दम तक वहां के लोगों ने डटे रहे, लड़े और एक एग्जाम्पल सेट किया कि अपनी लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है। 8 साल तक मुसलसल उन्होंने अपनी लड़ाई को अंजाम दिया। अच्छा, हार और जीत वो तो कुदरत का नियम है कि जब किसी के पास में पावर हो या ना हो, और दूसरा कि कौम की हालत की जिम्मेदार कुछ हद तक कौम खुद है। वजह यह है कि चुनाव आता है तो 500 रुपए बिरयानी में और 500 रुपए 500 ग्राम 1 किलो बिरयानी में और 500 रुपए के अंदर वोट किसी को देना। नेता होते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो या कोई दूसरी पार्टी के, वो एक हद तक तो मुसलमानों के वोट खरीदते हैं। तब जब मुसलमान जब अपना वोट पैसों से ही या बिरयानी से देगा तो वो लोग क्यों आएंगे आपके सवालों के ऊपर? आपके डिमोलिशन पे, आपके शोषण पे, आपके साथ अत्याचार होगा तो वो नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा है कि मैं सबको खरीद रहा हूं, मतलब हाँ, वोट नहीं दे रहे हैं। इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं, वोट बेच रहे हैं। लेकिन अगर मुसलमानों को डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आने लगेगा जिस दिन, ऐसे लोग जो हैं, जो अभी सियासत से दूर है लेकिन काबिल लोग हैं, वो सियासत में इसीलिए नहीं आना चाहते क्योंकि मुस्लिम के लिए कुछ भी काम कर दो, लेकिन चुनाव में वो अपना ऐसा सोचते हैं कि ये कमाने का टाइम है और बेचने का टाइम, देने का टाइम नहीं। जिस दिन मुसलमान वोट देने की नियत से अगर वोट करेगा तो उसके सवालों को उठाने के लिए लोग रहेंगे। अच्छा, इसीलिए एक सवाल चंडोला हो या सरखेज हो, वहां पर आप जब भी डिमोलिशन हो रहा था, वहां कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। हम जैसे एक्टिविस्ट हैं, जो लोग जाते हैं, जो सियासत में नहीं है,
वही लोग वहां पर जाके उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। और सुबह से लेके शाम तक मैं वहां पे रहा। मैंने डीवाईएमसी से, एस्टेट के अधिकारी से, इवन लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन से इतनी रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा सा वक्त और दीजिए, हमारा डबल बैच में पिटीशन चल रहा है, सोमवार को हियरिंग है, सोमवार में ऑनरेबल कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसको हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। चाहिए तो आपको एफिडेविट भी दे दे। लेकिन सभी जगह से सुबह तक तो मुझे आश्वासन मिला कि हम थोड़ा सा डिले करेंगे काम को जी। लेकिन बाद में शाम तक पता चला कि भाई ये लोग एग्रेसिवली पूरा रिजर्व प्लॉट और रोड के काम को डिमोलिश कर देंगे। जिग्नेश मेवानी बिहार में है और उनसे लगातार मेरी बात 2 दिन से चल रही है। उन्होंने भी बहुत कोशिश किया, चूंकि 2010 के डॉक्यूमेंट पूरे 300 लोगों में से सिर्फ 20-22 लोगों के पास में है। वो भी सबमिट करने के बाद कॉर्पोरेशन के अधिकारी ने उनके डॉक्यूमेंट को बिल्कुल नदारद कर दिया। इसीलिए पिटीशन में हमने ईडब्ल्यूएस की डिमांड किया कोर्ट से कि इनको ईडब्ल्यूएस की स्कीम दिया जाए। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर कौसर अली के अलावा कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा आदमी अधिकारियों को फोन करता तो क्या मकान बच जाते? मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं वो बिल्डर टाइप के लोग हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन हैं। वो अपने यानी पुराने अहमदाबाद की जो लैंग्वेज है घेटी फंसी है, तो वो अपनी घेटी को निकालने के लिए ही अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वही बताया ना, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, अपना वोट बेचा है। जिस दिन वोट दिया जाएगा तो वो लोग उनके गिरेबान को पकड़ेंगे, क्योंकि वोट जब भी कोई काम के लिए जाते हैं एस्टैब्लिश लीडर के पास तो वो पहले सेटिंग की बात करते हैं, पैसों के बिना वो लोग काम नहीं करते हैं। तो नेता जो हैं, जो एस्टैब्लिश लोग हैं, वो बिल्डर हैं, वो अपने ही कामों में इतने फंसे हैं, उनके सॉल्यूशन करवाते हैं। तो वो ये काम को दबा के हमारा काम करवाना, वो ज्यादा इंटरेस्ट होता है उनका। अच्छा कौशल भाई, एक सवाल ये है कि लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी। जब पिछली बार आप लोग कॉर्पोरेशन का घेराव किया, अधिकारियों से मुलाकात की, मेयर से मुलाकात की, कमिश्नर से मुलाकात की, तमाम लोगों ने आप लोगों को आश्वासन दिया था। वो आश्वासन का क्या हुआ? आपको लगता है कि अधिकारियों ने धोखा दिया आपको और गरीब जनता को? धोखा तो नहीं बोल सकते, वो तो चिट्ठी के चाकर हैं, वो तो नौकर हैं जनता के। वो ऊपर से सिस्टम से जो डिसाइड होता है उस पे अमल करते हैं। लेकिन मुझे ये देखकर बहुत शर्म जैसी महसूस हो रही है कि इस साल में पूरे अहमदाबाद में 10,000 के आसपास मकानों का डिमोलिशन हुआ। ये अधिकारी लोग जब इतना डिमोलिशन करते हैं तो उनको थोड़ा भी एहसास नहीं होता कि एक आशियाना बनाने में पूरे गरीब इंसान की जिंदगी की कमाई चली जाती है। और आलिया और रो हाउस के अंदर रहने वाले लोगों ने अपने खून बेचा है। कई औरतें तो अपना जिस्म को रिसर्च करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में 3-3 दिन के लिए जाके 40,000 रुपए कमा के वो मकान को खरीदा है। ऐसे वनरेबल लोग जो हैंड टू माउथ हैं, जिनको आज सुबह लाके शाम तक का खाना कल का उनको टेंशन रहता है, तो ऐसे लोगों को डिस्प्लेस करने में अधिकारियों को भी शर्म आनी चाहिए। मैं यही बोलता हूं कि अधिकारी इतना सारा डिमोलिशन करने के बाद अपनी फैमिली के साथ में अगर ये शेयर करें कि हमारे से 10,000 मकान टूट गए, तो क्या वो उनके साथ में नजर से नजर मिला सकते हैं? आज हमसे गलती हो जाती, किसी से लड़ाई हो जाती, तो हम घर जाते हैं तो हमको गिल्टी फील होती है कि हम इज्जतदार समाज में रहते हैं और हमसे कोई गलत काम हो गया, किसी से नाराजगी से बात कर दे तो हमको होता है कि हमने गलत काम किया। हमको खौफ है अल्लाह का, खुदा का, भगवान का। वो खौफ इन लोगों में बढ़ चुका है। ज्यादातर मैं कल भी बात किया था कि इंसान के दिमाग में इंसानियत के न्यूरॉन्स खत्म हो गए। बिल्कुल एहसास ही नहीं है कि कोई गरीब आदमी का मकान डिमोलिशन होता है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। आप सोचिए 10,000 लोग डिस्प्लेस हो गए। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लोअर खास के दलित भी हैं, ये देवी पूजक के समाज हैं। वो 10,000 लोग डिस्प्लेस होने के बाद में अब वो सोचिए कि रोज का खा के रोज ला के रोज खाने वाले लोग अब वो अपना गुजरान चलाने के, अपने पेट भरने के लिए क्राइम करेंगे।
तो ये अहमदाबाद में क्राइम का रेशियो बढ़ेगा। एक तरफ आप गरीबों के आवासों की स्कीम चलाते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं प्रधानमंत्री के फोटो और मुख्यमंत्री के फोटो के साथ में कि हम श्रमिकों को इतना लाख श्रमिकों को खाना खिला रहे हैं, हम इतने आवास दे रहे हैं। लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस के चेयरमैन अहमदाबाद कॉरपोरेशन के मुकेश पटेल साहब से मिला, उनके पास 1000 मकान तक नहीं है ईडब्ल्यूएस में देने के लिए, और अभी कॉरपोरेशन ने चंडोला तालाब के लिए 4000 मकान को डिस्प्लेस किए, उनको देने की बात कर रहे हैं। वो कहां से लाएंगे? तो ना पॉलिसी है, ना आइडिया है, ना इरादा है, बस इनको सर्व करना है बिल्डरों का, दलालों का, बिजनेसमैन का। इनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। ये गरीब आगे की क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी, क्योंकि मकान तो टूट गए हैं जी। अब क्या आप लोगों ने पहल करेंगे कि जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके लिए कहीं से जगह मुहैया हो, मकान मिले? क्योंकि कल मैंने देखा कि लोग कह रहे थे कि मकान की दलाली भी लोग ले रहे हैं और मकान के भाड़े भी बढ़ गए हैं। तो ऐसी गर्मी जिसमें मतलब आदमी बेहोश हो जाए, क्या वैकल्पिक व्यवस्था उन लोगों के लिए आप लोग करेंगे ताकि उनकी जिंदगियां फिर से एक बार गुजर बसर हो सके? आबाद तो नहीं कह सकते, क्योंकि आलिया रो हाउस और अलसबाब रो हाउस को तो इन्होंने नोटिस तक नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि किसी भी नई डिमोलिशन की एक्शन के लिए आपको 15 दिन का एटलीस्ट नोटिस देना चाहिए। उस डिसीजन को भी कंटेम्प्ट किया है। मेरी कई रिक्वेस्ट थी, आज जो डिमोलिशन हो रहा है वो गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तौर पर डिमोलिशन हो रहा है। अब हमारी स्ट्रेटेजी तो ये रहेगी कि जो समाज में और लोग हैं कोई ऐसा फंड क्रिएट करें, जैसे उनके लिए अफोर्डेबल हाउस बनाए, क्योंकि सरकार का इरादा हमको लगता नहीं है देने का। तो कम्युनिटी कुछ डिसाइड करे, कोई जमीन ले और कम प्रॉफिट में गरीबों का रहने का आशियाना का सपना पूरा करे। अमराईवाड़ी, ओढो और रबारी कॉलोनी का जब डिमोलिशन हुआ तब उस कम्युनिटी की यूनिटी हमने देखी। वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो और सोशल जितने भी एनजीओज और नेता लीडर्स हैं, वो सारे मिलके मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और एक दबाव बनाते हैं। उसका इंपैक्ट देखो कि अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड ने 25% जंत्री देकर उनको मकान देने का फैसला किया, और जब सरकार की फैसले लेने की बात आई तो 15% यानी 15% जंत्री लेकर उनको मकान देने की ठराव पास हो गया। ये कामयाबी और कम्युनिटी के पास में है। पटेल समाज, मुसलमानों को अछूत क्यों समझा जा रहा है? सवाल जब आप ये सब कह रहे हैं तो फिर मुसलमानों के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन अछूत क्यों माना जा रहा है, वो आप बताइए। मुसलमानों का कोई आइडियल आज के जमाने में, अल्लाह के रसूल तो रिलीजियस लीडर्स के तौर पर वो एक आइकन है, लेकिन जो सोशल और पॉलिटिकल जो आइडियल इस आजादी के बाद, मौलाना अब्दुल कलाम के बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ। जैसे दलितों के लिए आंबेडकर हैं, ओबीसी के लिए उनके अलग अलग नेता हैं, पटेलों के लिए सरदार पटेल हैं, ठाकुरों के नेता हैं। मीन्स मुसलमानों का एक लीडरशिप वैक्यूम खड़ा हो गया है। मीन्स कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सारे मुसलमानों को यूनाइट कर सके। और दूसरा, मुसलमानों के अंदर फितरती एक ऐसी चीज है कि पुलिस सिस्टम के साथ में वो दिखना चाहते हैं, बोगस बनते हैं, उनके लिए चाटुकारिता करते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर पुलिस के सिस्टम के बोगस बनने का अंजाम, इतनी सारी इंसिडेंट्स बन चुके हैं, जब तक उसका इस्तेमाल होता है और कुत्ता बना के उसको मार दिया जाता है। इसलिए मैं मुसलमानों को बोलता हूं, यूनाइट हो। जिस तरह से मालधारियों ने, पटेलों ने, ठाकुरों ने एक यूनिटी बनाई है, मुसलमान जिस दिन अपने पैर में लगा कांटा वो सोचते हैं कि कोई दूसरा आके निकाल दे, वो तो मुश्किल है। आपके पैरों में जो लगा कांटा वो आपको ही निकालना पड़ेगा। अच्छा कौशल साहब, एक सवाल ये है और मुझे लगता है ये आखिरी सवाल है कि अहमदाबाद में सरखेज जहां मैं रहता हूं वहां पे टीपी 85 बनाया गया। टीपी बनाने के बाद में सरकार को कई सारी सुविधाएं देनी पड़ती है और वहां 100% मकान जो है वो फ्लैट के हैं और दस्तावेज वाले हैं, टाइटल क्लियर है। इसके बाद भी वहां सुविधाएं नहीं। एक जगह पे तो आप टीवी दे दिए, टाइटल क्लियर मकान है, इसके बाद भी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप टीपी के लिए लोगों के मकानों को तोड़ रहे हैं। वहां अगर सुविधा नहीं दे रहे हैं तो यहाँ कैसे दे सकते हैं? दोनों में अंतर नजर आ रहा है।
मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, आप कोई भी एक मुस्लिम एरिया में चले जाएं, इंसान बनने की जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जो सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं, उस राइट्स का भी पता नहीं है। आप कोई भी एरिया में चले जाओ, लोगों को भी मसाला खा के फेंक देने का, थूक देने का, गंदगी करने का, आप कोई भी एरिया में चले जाओ इतनी गंदगी रहेगी। और जब ये जो सफाई कामदार का जो कामकाज डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के पास में इस एरिया की नीड के हिसाब से इंसान ही नहीं है कि वो पूरे एरिया को साफ सफा कर सके। नहीं, वही बात मैं बता रहा हूं कि डिस्क्रिमिनेशन तभी होता है जब आप उसके लायक होते हैं। अगर आप अपने अधिकार छीनने लेने के काबिल होंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। नहीं, आपको मैं दो चीज बता रहा हूँ। एक TP85 जो सरखेज में है, बन चुकी है, लेकिन सरकार वहां पर सुविधा नहीं दे रही है। ना तो वहां पे हॉस्पिटल है, ना कम्युनिटी हॉल है, ना जिम है, ना लाइब्रेरी है, ना स्विमिंग पूल है, ना तो सरकारी स्कूल है। टीपी जब फाइनल होती है तो इन तमाम सुविधाओं को सरकार को देने की जिम्मेदारी होती है, वहां पे नहीं दे रही है। यहाँ नई टीपी के लिए चीज लोगों को उजाड़ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सुविधा देने की जिम्मेदारी सरकार लेती है? लेकिन मैं यही बोल रहा हूं, आप अगर सरकार को झुका सकते हैं, क्योंकि वो उनका इरादा ही नहीं है मुस्लिम एरिया को डेवलप करने का। 2018 की नोटिस है, कई जगह पर नोटिस दिया गया है। जी। उनको अल्टरनेट जगह देके उसको खाली करवा के उसका डेवलपमेंट कर सकती थी, लेकिन यहां पर इलीगल काम कॉरपोरेशन के अधिकारी और रौडा के अधिकारियों ने पहले कर लिया है। बिल्डरों से मिलके इलीगल मकान बना के ने इतने सारे इस एरिया के रिजर्व प्लॉट के अंदर मकान बना दिए हैं। अब उनको डिस्प्लेस करके आपको डेवलपमेंट करना है। आप पहले से ही रिजर्व प्लॉट के ऊपर जाके कब्जा करो ना, और उस वहां पे मकान बनने चाहिए। होता क्या है, बिल्डर जो है क्रिमिनल्स टाइप के लोग बिल्डर बन जाते हैं और फिर वो नेक्सस क्रिएट करते हैं कॉर्पोरेशन के अधिकारी के साथ कि बना और बेच दो, और उसमें कुछ हिस्सा कॉर्पोरेशन के अधिकारियों को जाता है। बिल्कुल। इसीलिए मुसलमानों का एरिया का डेवलपमेंट नहीं होता। अगर हर मुस्लिम एरिया में 100 लोगों का ऐसा ग्रुप हो जाए जो असर्ट करे, जो रजिस्ट कर पाए सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, तो किसी की मजाल है कि आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो। आप पुलिस स्टेशन में जुआपुरा सरखेज का कोई गरीब आदमी अपनी FIR लिखाने नहीं जा सकता। इतनी बदतमीजी से सिटीजन के साथ में बात होती है। वो इसलिए होती है कि ना आपके पास में एजुकेशन है, ना आपके पास में लीडरशिप है, ना आपके पास में कोई विजन है। जब तक गुर्बत को दूर करने का एक विजन मुसलमानों के पास नहीं होगा, तब तक ये कौम बिकती रहेगी, शोषण होता रहेगा, टूटती रहेगी। अच्छा, कल कितना अकेलापन आप महसूस कर रहे थे? क्योंकि रोने वाले तो बहुत सारे लोग थे और आंसू पोंछने वाले सिर्फ कौसर अली। मायूसी तो मुझे मायूसी के साथ साथ गुस्सा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी उस काबिल नहीं हैं। आने वाले टाइम में कोई ऐसे नौजवान तैयार हो जो हमसे बेहतर काम करें। हमसे जितना हो सका था हमने उसको कोशिश किया, और लंबी लड़ाई लड़के 8 साल तक उस लड़ाई को खड़ा रखा। इतनी हिम्मत की दाद देनी चाहिए वहां के लोगों की कि वो खड़े रहे, डटे रहे, और उन्होंने साबित किया कि अगर आप मर भी रहे हैं लेकिन आपको आपके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। ये जज्बात वो इनके जज्बात जो थे, वो भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान और चंद्रशेखर जैसे क्रांतिकारियों का जो भारत का सपना था, उस सपने को साकार करने के लिए वो लड़ रहे थे। लेकिन हो क्या रहा है कि आजादी की लड़ाई में जो लोगों ने हिस्सा लिया, मुस्लिम्स, गैर मुस्लिम, सब ने उन लोगों के सपने को चकनाचूर करके आज ये सरकार जो है वो हाईली कैपिटलिस्ट दलाल और बिल्डरों और अदानी अंबानी जैसे हाईली कैपिटलिस्ट लोग जो सरकारों के पास से सस्ते में जमीन लेकर, वो जमीन औने पौने दाम से लेकर बहुत महंगी जगहें बेचते हैं। वो सरकार को अब गरीबों के लिए सोचना चाहिए कि हम 10 रुपए 20 रुपए स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट जगह अगर बिजनेसमैन को देते हैं तो वो
उतनी एक ही आदमी को जो जगह दी जाती है, अहमदाबाद में उतनी ही जगह अगर दी जाए तो सारी गरीबों के आवाज बन सकते हैं। जी। तो सोच और नजरिया बदलने की जरूरत है, असर्ट करने की जरूरत है, आंदोलन करने की जरूरत है। एक दो चार लोगों से ये काम नहीं होगा, पूरी कम्युनिटी को मुनज्जम होना पड़ेगा, तभी आगे कुछ हो सकता है। लेकिन उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, उम्मीद ही से आगे का रास्ता मिलता है। और इंशाल्लाह जमीयत जमात इस्लामी, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, ये लोगों को नई तरीके से सोचना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से सोचना पड़ेगा, और मुसलमानों को भी डेमोक्रेसी और संविधान को पढ़ना पड़ेगा। तो ये थे कौसर अली सैयद साहब, जो कल लगातार अलिफ रो हाउस पर जब बिल्डोजर चल रहे थे और लोगों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, तो एक इकलौते सामाजिक कार्यकर्ता थे जो लोगों के आंसू को पोंछते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम सियासतदान जो इन तमाम मुद्दों को उठाकर सरकार को घेर सकते थे, इनके मकानों को बचा सकते थे, ऐसे कोई सियासतदान वहां पर नजर नहीं आए। इसीलिए मुस्लिम सियासतदान को और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अब आने वाले दिनों में क्या करना है, क्योंकि अगर ये खामोशी रही तो आज हमारी बारी है, कल किसी और की बारी होगी। ये कहना गलत नहीं होगा। न्यूज फॉर भारत की अगर ये रिपोर्ट, ये बातचीत अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ये खबर आपको अच्छी लगी हो, इसमें कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर